देखो, आज अपन ये पढ़ेंगे कि कोई भी न्यायाधीश जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या फिर हाई कोर्ट का जज होता है, कोई भी न्यायाधीश जो होता है, उस न्यायाधीश को यदि अपन को उसके पद से हटाना है, उसका जो पद है, उसका जो पावर है, यदि अपन को न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, उसके पावर से हटाना है, तो अपन न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, अपन वो देखेंगे। देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीशों को पद से हटाना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, क्या न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत की जाती है, मुश्किल जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाना मतलब बहुत बड़ी बात है। कदाचार साबित होने, कदाचार मतलब कि इनने कुछ उटपटांग काम करे, क्या करे, इन लोगों ने कुछ उटपटांग काम करे, कदाचार साबित हो गया। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में, कौन सी दशा में, अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब ये होता है कि अब वो व्यक्ति उस काम को करने के योग्य नहीं रहा, उटपटांग काम कर रहा है, भ्रष्टाचार वाले क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। उनको पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, मान रहे हैं कि न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन काम है, न्यायाधीश को हटाना कैसा काम है, बहुत ज़्यादा कठिन काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना। अगर वो अयोग्य रहेंगे या फिर वो कदाचार करेंगे तो उनको क्या कर सकते, पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। अगर न्यायाधीश जो जज होता है, अगर उसके विरुद्ध आरोप लगे, क्या लगे, आरोप कि न्यायाधीश ने गलत काम किया है, फिर गलत डिसीजन लिया है, या फिर किसी के फेवर में आकर के उसका पक्ष उसने सुना दिया है। डिसीजन कैसा लिया न्यायाधीश ने, अगर न्यायाधीश ने गलत डिसीजन लिया है तो संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। संसद में विशेष बहुमत लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, संसद में विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। जब संसद में विशेष बहुमत आएगा, जब संसद में क्या आएगा, विशेष बहुमत आएगा, तो संसद में विशेष बहुमत के आने से क्या होगा, जब मतलब कि लोकसभा में मान के चलो कि आधे से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश को हटाने की मांग कर रहा है। अगर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में आधे से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो विशेष बहुमत पारित हो जाएगा और उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्या आपको याद है कि ये विशेष बहुमत क्या है? इसे हम चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। विशेष बहुमत को अपन चुनाव वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं, है ना। उसका एक सूत्र भी होता था वो। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। न्यायाधीश को हटाने के लिए विशेष बहुमत लाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन होता है, समझ रहे हो ना। मतलब जितने में कोई कानून बन सकता है, विशेष बहुमत के माध्यम से एक कानून बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, है ना। तो विशेष बहुमत लाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है ना। और विशेष बहुमत से ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, और न्यायाधीश को हटाना क्या होता है, अत्यंत कठिन प्रक्रिया होती है। और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो, तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। संसद के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें अगर सहमति हो जाए, क्या हो जाए, उनमें अगर सहमति, आम सहमति हो जाए, तो क्या हो सकता है, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है ना। उसके लिए क्या होना, संसद के सदस्यों में सहमति होना, और सहमति नहीं है तो हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। जज को नियुक्त कौन करता है, कार्यपालिका नियुक्त करती है। कार्यपालिका मतलब जो नियम बनाते हैं, कार्यपालिका ही है, जज एक प्रकार से, है ना। कार्यपालिका उसी क्या करती है, नियुक्ति करती है, लेकिन हटाने की पावर किसके पास है, विधायिका के पास है। लेकिन विधायिका, लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, वो संसद को हटा तो सकती है। मतलब जो न्यायाधीश है, जो जज है, जज जो होता है ऑर्डर ठोकने वाला, उसको हटा तो सकती है। कौन हटा सकती है, विधायिका हटा सकती है। संसद जो होती है हटा सकती है, लेकिन उसको हटाने के लिए क्या होना पड़ेगा, विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, विशेष
बहुमत, विशेष बहुमत लाना पड़ेगा, है ना। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे। अगर विशेष बहुमत नहीं लाना पड़ता और कोई भी नेता हटा देता तो कुछ हो पाता, तो फिर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। कोर्ट के पास बहुत पावर होता है, अगर वो सही में गलत करा उसने कुछ, तो उसके लिए पूरे सबूत होना, पूरे मुद्दे होना, फिर बिल पास होगा, फिर बिल पास होने के बाद किसको हटाया जाएगा, जज को हटाया जाएगा। उसके लिए क्या होना, विशेष बहुमत होना, है ना। इतनी कठिन प्रक्रिया है किसी भी जज को हटाने की, इसलिए जज के पास बहुत पावर होती है। उसको पता है कि मेरे को हटाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से क्या करता है, वो डिसीजन लेता है और उसकी शक्ति संतुलन बना रहता है। अब तक संसद के पास, किसके पास, अब तक संसद के पास अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव में सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। अभी तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के अभी तक सिर्फ एक बार संसद ने न्यायाधीश जो था ना, उनको हटाने का कहलाई विचार लेकर के आई। और संसद में 2/3 लोग, 2/3 मतलब 3 में से प्रति 2 व्यक्ति, मतलब 100 में से प्रति 100 का 2/3 कर लोगे, है ना, 60 में से प्रति 40 व्यक्ति, है ना, ने बहुमत भी प्राप्त हो गया उनको, लेकिन तब भी उसको नहीं हटा पाए न्यायाधीश को, है ना, क्योंकि हर सदस्य की आम सहमति होना जरूरी है, तभी क्या कर पाएंगे, उसको अपन हटा पाएंगे। किसको, जज को, है ना। अब देखो न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास। अब देखिए न्यायाधीश को सरकार हटाना चाह रही थी, सरकार ने कुछ घोटाला उटाला करी हुई होगी और सोच रही होगी कि भैया न्यायाधीश को हटाएंगे, अपना वाला को बिठा देंगे वहाँ पर, वो अपने पक्ष में निर्णय दे देगा, है ना कि नहीं। तो उसको हटाने की असफल प्रयास किया गया। देखो कैसा किया गया प्रयास। सन 1991 में, कब की बात है, 1991, है ना। सन 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने, संसद के कुल कितने सदस्य, 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास मेन पावर होती है ना, कुत्ते नहीं बोलना चाहिए किसी को, है ना, मतलब कि हाथी को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, किसके द्वारा, है ना। देखो 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। 108 लोगों ने सहमति दे दी कि जो न्यायाधीश है उसको क्या किया करो, हटाओ, न्यायाधीश को क्या किया जाए, हटाया जाए। उस पर क्या दे दी, सहमति दे दी, क्या दे दी, सहमति दे दी। कितने लोगों ने, 108 सदस्यों ने सहमति दे दी। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की। उन पर क्या आरोप लगाया गया, उनको कौन से केस में फंसाया गया कि जब वो पंजाब और हरियाणा के क्या थे, उच्च न्यायालय के जज थे, उस समय उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं, मतलब पैसे में गड़बड़ी कर दी, है ना, घपलाबाजी कर दी है, ये उन पर क्या लगाए थे, आरोप लगाए थे। और संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करी। संसद ने क्या करी, उनको अपने पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करी। इसके 1 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 92 में, 1991 में हस्ताक्षर करे और 1 साल बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी। कितने आरोप लगा दे रहे कौन कौन से आरोप,
1992 में जांच समिति बैठी और बहुत न्यायाधीश जो जज होते थे उनकी जांच समिति बैठी और उन्होंने क्या करे, उन्होंने पूरा वो करे, क्या करे, उन्होंने जांच करे। जांच समिति ने पूरी क्या करी, जांच करी। और जांच कैसे करी, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्य, पैसा सार्वजनिक समिति का है और खुद के फायदे के लिए उपयोग कर रहा है ना, का इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन और पद का जानबूझकर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। इतने भयंकर भयंकर के आरोप लगे जज पर, कर भी दिया वो कांड तो क्या पता है ना कि नहीं, इतने भयंकर भयंकर क्या लगे उस पर, जज पर आरोप लगे। इतने सारे आरोप लगने के बाद भी जज को नहीं हटाया जा सका, क्योंकि भैया मेन पावर होती है न्यायपालिका, है ना ये नहीं। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने जज का सपोर्ट कर दी, है ना। जज का सपोर्ट किसने करी, कांग्रेस पार्टी ने, है ना। उनने मतदान में भाग नहीं लिया। और जब कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो जज हट पाया क्या, नहीं हट पाया। ऐसा होता है ना। देखिए अब अपन पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है। किसकी संरचना, न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत का जो संविधान होता है उसमें जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। कैसी होती है वो, ऐसा नहीं है कि भैया पुलिस वालों का न्याय ये वाला न्यायालय करेगा, है ना कि नहीं, अमीर लोग का न्याय वाला न्यायालय करेगा, ऐसा नहीं। एकीकृत न्यायालय है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे फिर छोटे छोटे कोर्ट, इस प्रकार से। लेकिन एक ही कोर्ट होता है सबसे मेन, जैसे राजा होता है, फिर मंत्री, फिर नीचे होते कि नहीं, उसी प्रकार एकीकृत क्या होता है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ ये है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में प्रांत के स्तर पर न्यायालय नहीं है, बल्कि एकीकृत एक ही न्यायालय है ना, एकीकृत न्यायालय होता है। और भारत में न्यायालय की संरचना पिरामिड की तरह है। किसकी तरह है, पिरामिड की तरह। पिरामिड कैसे बनता है, देखो ऐसा बनता है, नीचे 4 पिल्लर, उसके ऊपर फिर 3 पिल्लर, फिर 2 पिल्लर, फिर 1 पिल्लर। गुंबक नहीं बनता क्या, वही पिल्लर है ना, पिरामिड समझ लो, ये पिरामिड। ऐसा न्यायालय भी ऐसे होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे नीचे वाले कोर्ट, उससे नीचे वाले कोर्ट, इस प्रकार से होता है ना। जिसमें सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन होता है, और फिर उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। अपना भी कोर्ट है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट गए हो कभी, देखे हो, छिंदवाड़ा तो गए होंगे ना, वहाँ पर कोर्ट नहीं है क्या, पहनने वाला नहीं रे, न्याय करने वाला है ना, ये नहीं, जिला कोर्ट है ना, जिला कोर्ट होता है। अब देखो चित्र में देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन होता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन है, भारत का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, इसके फैसले सभी अदालत को मान्य होती है। मेन राजा होता है, इसने कोई फैसला दे दिया, मान के चलो कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ अत्याचार करा, तुम जिला कोर्ट गए, वहाँ पर तुम्हारे विरुद्ध फैसला आया, तुम्हारा दिमाग टनक गया, तुम गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी तुम्हारे खिलाफ ही फैसला आया, तुमने बोले नहीं मुझे न्याय चाहिए, तुम पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तो नीचे के अन्य अदालत के फैसले खारिज हो जाएंगे, और किसका फैसला माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा। मतलब भारत की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अन्य सभी अदालत को मानना होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कितनी पावर है, उसके नीचे के जो होते हैं ना उच्च न्यायालय हर जिले में, हर राज्य में होते हैं, उच्च न्यायालय हर राज्य में होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे
तो जो अन्य न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश जो जज होते हैं, उच्च न्यायालय के जज, उनका तबादला मतलब ट्रांसफ़र कर सकता है। इतनी पावर होती है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्लियर? यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर कोई अदालत पर कोई मुकदमा हो रहा है और उसको ऐसा लग रहा है, जैसे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा था, वहीं की अदालत लड़ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है, तो फिर इसका निर्णय कहाँ पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में हुआ। तो अपने पास मंगवा सकता है अन्य अदालत का मुद्दा, क्योंकि मेन पावर है ना ये। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अगर कोई एक उच्च न्यायालय में क्या चल रहा है? तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को ये कहाँ भिजवा सकता है? दूसरे न्यायालय, दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? भिजवा सकता है। ये होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है आपका ये? सर्वोच्च न्यायालय। क्या क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ, क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय की पावर? दूसरे कोर्ट का मुकदमा है। कैसे होगा रे? तुम बताओ क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय की पावर? इधर बताओ। अब भी समझाया कैसे कर रहे हो तुम लोग रे? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पे हवा खाने के लिए आ रहा है। तुम बताओ। कोई भी न्यायालय का फैसला कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मेन पावर ये होती है कि उसके पास पावर होता है, सबसे बड़ा न्यायालय वही होता है, वो अन्य न्यायालय के फैसले मंगवा सकता है। जज, उच्च न्यायालय के जज का वो क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है ना, तबादला करवा सकता है। इतनी भयंकर की पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब उसके नीचे क्या होता है तुम्हारा? उसके नीचे होता है तुम्हारा उच्च न्यायालय। क्या होता है? अब देखो उच्च न्यायालय क्या करता है। उच्च न्यायालय जो होता है ना, उच्च न्यायालय के पास जो पावर होती है वो सर्वोच्च न्यायालय से कैसी होती है? थोड़ी कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। उच्च न्यायालय जो होता है वो निचली अदालत है। कौन सी अदालत? निचली। उच्च न्यायालय की निचली अदालत होती है जिला अदालत, है ना। तुम्हारा एक जिला है, उस जिले की अदालत को अपन क्या बोलते हैं? जिला अदालत बोलते हैं। तो अगर कोई जिला अदालत में अगर ऐसा लग रहा है कि फैसला गलत सुना जा रहा है, फैसला क्या 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 किया जा रहा है? गलत सुनाया जा रहा है, तो उसका जो तो जिला अदालत के जो फैसले की अपील पर सुनवाई कर सकता है ना। मतलब तुम्हारा जिला अदालत में तुम गलत साबित हो गए, तुम केस हार गए, और फिर तुम उच्च न्यायालय में लगाओगे, हाई कोर्ट में लगाओगे, तो वहाँ पर तुम केस जीत सकते हो। और हाई कोर्ट में अगर डिसीजन आ गया तुम्हारे पक्ष में क्योंकि तुम केस जीत गए, है ना, मतलब वो उच्च न्यायालय के पास इतनी पावर होती है कि वो जिला अदालत के फैसलों को चेंज कर सकता है। देखो, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? उच्च न्यायालय। जो हाई कोर्ट होता है, मौलिक अधिकारों को क्या करने के लिए? बहाल करने के लिए क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। एक राज्य में हाई कोर्ट है, एक राज्य में एक हाई कोर्ट। जो राज्य की जो हाई कोर्ट होती है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, उसके राज्य के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, उसके राज्य के क्षेत्र में जितने भी मुकदमे आएंगे उन सबको क्या कर सकता है? निपटारा कर सकता है। अगला होता है इसका, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। वो चाहे उच्च न्यायालय चाहे तो बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इनकी जो जिला अदालत है, यहाँ पर आके इनकी जज, है ना, यहाँ पर आके इनका निरीक्षण कर सकता है कि यहाँ पर सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका क्या कर सकता है? वो निरीक्षण कर सकता है। अगला आपका क्या होता है? अब उच्च न्यायालय से नीचे होती है आपकी जिला अदालत। क्या होती है आपकी? जिला अदालत। देखो जिला अदालत क्या होती है। जिला अदालत क्या करता है? जैसे छिंदवाड़ा जिला है, तो छिंदवाड़ा में तुम लोग रह रहे हो, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कुछ भी होता है, अत्याचार होता है, ये होता है, वो होता है, मारपीट देता है, कोई भी किसी प्रकार का मैटर होता है, ज़मीनी विवाद होता है, याले विवाद होते हैं, वाले विवाद होते हैं, इन सब का फैसला तुम कहाँ? बैतूल में करवाओगे क्या? छिंदवाड़ा में रह रहे हो तो यहीं पे होगा ना, है ना कि नहीं? तो जिले में दायर मुकदमे, है ना, थाने में जितने भी मुकदमे दायर होते हैं, है ना, जितने भी मुकदमे दायर होते हैं, इन सब पर सुनवाई कौन करती है? जिला अदालत सुनवाई करती है। निचली अदालत, जिला अदालत के नीचे भी क्या होती है? अदालत, अधीनस्थ अदालत होती है ना, है ना, लोकल अदालत होती है। परासी में है अदालत अभी, है ना कि नहीं? समझ रहे हो ना? अंकल जाते ऊपर, है ना।
ऐसा रहता है। अदालत क्या होती है? अदालत, है नहीं कि नहीं? निचली अदालत के फैसले पर अपील की सुनवाई करता है। क्या करता है? अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामले पर फैसला देता है। अगर जिले में कोई गंभीर किस्म का क्या हो गया, आपराधिक मामला हो गया, तो उस पर क्या करेगा? ये फैसला देता है। क्या देता है? फैसला देता है। अगला क्या होती है आपकी? अगली होती है आपकी अधीनस्थ अदालत। फौजीदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है ना? ये सबसे छोटी अदालत होती है, छोटे मोटे काम निपटाती है। ये होता है तुम्हारा अदालत। अब देखो अगला है तुम्हारा उच्च न्यायालय कहाँ है? क्या? देखो अगला है तुम्हारा यहाँ पर क्या? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। अब अपन ये पढ़ेंगे कि किसके पास कितना अधिकार होता है और कौन कौन से क्षेत्र पर वो नियंत्रण रख सकते हैं। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके क्षेत्र अधिकार में कौन क्या क्या आता है और उसके पास कौन कौन से पावर होती है और कौन कौन से क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है ना? विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालय है। मतलब बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो न्यायालय को पूरा पावर देते हैं, तो भारत देश में न्यायालय को पूरी फुल पावर दी गई है। तो भारत देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है? सबसे शक्तिशाली क्या है? न्यायालय होता है। लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी न्यायालय को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है ना? लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, किसके कार्य? सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी कार्य होते हैं और कौन कौन से कार्य करता है और उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है, कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं, ये सब काय में दर्ज है? संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म के क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, जो अपन आप यहाँ पर नीचे देखेंगे। देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। पहला मौलिक। पहला क्या होता है? मौलिक। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का सबसे पावरफुल न्यायालय है ना, जिसको कोई नहीं हटा सकता, बहुत मुश्किल काम है ना। पहला मौलिक। संघ और राज्य के बीच के विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा। अगर मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, सरकार के बीच कोई विवाद हो गया, देश का कोई बहुत बड़ा विवाद हो गया, बड़े बड़े जो विवाद होते हैं नहीं, समझ रहे हो ना, बड़े बड़े विवाद, इन सब का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो क्या करता है? इसका निपटारा करता है। क्या करता है? निपटारा करता है। अगला अपीली। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील करता है। देखो दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील करता है। अगर कोई नीचे की जो अदालत है, हाई कोर्ट हो गई है ना, जिला है ना, जो नीचे की अदालत होती है, अगर उस पर अगर किसी प्रकार का कोई मुद्दा आता है तो उस पर क्या करता है? ये अपील और सुनवाई करता है। अगली होती सलाहकारी। क्या होती है अगली? सलाहकारी। सलाहकारी में क्या करता है? जनहित के मामले। जनहित मतलब जो जनता होती है, जनता के हित वाले मामले, जनहित के मामले और कानून के मसले। किसके मसले? कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। देखो कितना बड़ा, जो भारत देश के राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट, है ना, सलाह देता है। अगला अधिकार होता है रिट। अगला क्या होता है? रिट। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, पहले पढ़ चुके हैं। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है? व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता? अब बता दो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? पढ़ा चुका हूँ मैंने। वही वाली बात है, गधा को दो ज्ञान, गधा हिलाए कान, है ना? ये नहीं क्या कमा रही है यार।
गधा को दो ज्ञान और गधा का बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कहानी नहीं पढ़ी के वाली पढ़ा था ना मैंने कि एक इंसान के ऊपर खाली आरोप लगा था, उसको जेल में बंद कर दिए और 73 साल तक वो जेल में बंद रहा था। कौन से वाले पाठ में पढ़े थे अपन ने, है ना? फिर बंदी का प्रत्यक्षीकरण किया गया, फिर उसको रिहा किया गया। 73 साल की उसकी जो जिंदगी क्या में गुजर गई थी, पूरी जेल में गुजर गई थी। तुम पढ़ोगे नहीं ना, बता रहा हूँ, कहानी टाइप सुनोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे। घर में पढ़ना पड़ेगा और अंडरलाइन कर करके पढ़ना पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अगर किसी को मृत्यु की सज़ा सुनाई जा चुकी है, मान के चलो कि फलाने इंसान को मृत्यु की सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो वो फलाना इंसान मरने वाला है, उसको अब जज भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उन्होंने सज़ा देने के बाद कलम तोड़ दिया। अब कलम तो है ही नहीं उसके पास, अब कहाँ से वापस लेगा वो, है ना कि नहीं? कलम तोड़ दिया मतलब उसको अधिकार में नहीं होता है। फांसी देने का अधिकार है, लेकिन वापस कर लेने का अधिकार है कि उसके पास नहीं। अंतिम फैसला होता है, उसको सिर्फ कौन बचा सकता है? राष्ट्रपति। परम आदेश होता है, निषेध आदेश होता है, कोई काम को नहीं करने का आदेश होता है निषेध, है ना? उत्प्रेरण लेख अधिकार प्रच्छा और जारी रखने का आदेश, जो कितना भयंकर का पावर है जज के पास, है ना? और देखो विशेष अधिकार, अपीली के अंदर होता है विशेष अधिकार, है ना? भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत सुनवाई कर नहीं सकती। ज़मीनी मामले जो होते हैं ना, ज़मीनी वाले मामले, ज़मीन जायदाद वाले मामले, उसके लिए विशेष अधिकार होता है। देखो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। पहला क्या है तुम्हारा? मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। देखो अपन लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? अपन लोग आज पढ़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ी अदालत होती है, उस सबसे बड़ी अदालत के पास कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं, आज अपन उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आज अपन? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। क्लियर? सबसे पहला अधिकार क्या होता है आपका? मौलिक क्षेत्राधिकार। पहला क्या होता है आपका? मौलिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले कौन सा अधिकार प्राप्त है? मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? मौलिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में आपने देखा होगा कि संघीय संबंधी से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी और किसी अन्य व्यक्ति की लड़ाई हो गई लड़ाई, और कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद चल रहा है? ज़मीनी। तो क्या तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे? क्या तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले तुमको तुम्हारी क्षेत्रीय अदालत जाना पड़ेगा। तुम वहाँ से हार गए, फिर कहाँ जाना पड़ेगा? जिला अदालत जाना पड़ेगा। फिर जिला अदालत तुम गए, कलेक्ट्रेट, है ना, ऑफिस गए, वहाँ पे भी तुम हार गए। फिर उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी तुम क्या हो गए? हार गए। फिर सबसे लास्ट में क्या बचता है? सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। फिर ऐसा होता है ना? मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। सबसे पहले जिला अदालत, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पूरे देश के मामले होते हैं। कौन से मामले होते हैं? देश के मामले होते हैं। धारा 370 हो गया। और अन्य जो मुद्दे होते हैं, अन्य जो मामले होते हैं, इनकी सुनवाई डायरेक्ट कौन कर सकता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो सीधे इनकी सुनवाई कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले निचली अदालत में जाएंगे मामले फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? इनकी सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर निर्णायक की भूमिका देता है। जो संघ के मामले होते हैं, संघ का मतलब होता है केंद्रीय मामले, जो पूरे देश के मामले होते हैं, जो पूरा देश के मामले होते हैं। देश के मामले मतलब कोई इंसान देश का पैसा लेकर के भाग गया,
देश के बैंक संबंधी मामले होते, बड़े वाले मामले, बैंकों से संबंधित मामले और जो अन्य मामले होते हैं, इन सभी मामलों का निपटारा कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सीधे क्या करता है? इनके मामले निपटारा कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहले देश के मामले निपटाने के लिए पहले जिला में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। डायरेक्ट कौन निपटारा करता है इन सभी मामलों के? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। अभी आपको पता है कि वो कहाँ का, वो सुशांत सिंह मर गया अभी, है ना, उनकी डेट हो गई सुशांत सिंह की, है ना, कि अब किसी ने मार दिया फिर हत्या कर दिया। तो कहाँ की पुलिस गई थी? बिहार की पुलिस कहाँ गई थी? महाराष्ट्र गई थी। किस लिए गई थी? ताकि वो पर्दाफाश कर सके किसने किसको मारा। तो बिहार राज्य की पुलिस उनकी कहाँ चलेगी? बिहार में चलेगी। तो मुंबई पुलिस ने क्या करी? मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर दी। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। वहाँ का जो एसपी था, कलेक्टर लेवल का जो बंदा था, वो चेक करने के लिए गया था, उसी को उठा के क्वारंटाइन कर दी 14 दिन के लिए, ताकि मामले की पोल ना खुल सके। राज्यों के बीच परस्पर विवाद हुआ ना, तो जब कभी भी दो राज्यों की लड़ाई होती है या दो राज्यों के बीच, मध्य प्रदेश है ना, दो राज्यों के बीच क्या होगा? विवाद हो गया, फिर कुछ भी हुआ, इन सभी मामलों का निपटारा कौन करता है? अपना कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार मतलब इनको सिर्फ कौन हल करेगा? अब दो राज्यों की लड़ाई हो रही है तो उसमें जिला अदालत कुछ कर सकती है क्या? नहीं। तुम छिंदवाड़ा जिले की अदालत में जा रहे कलेक्टर ऑफिस में और बोल रहे हो कि वो दो राज्यों, ये राज्य की लड़ाई हो रही है, वो जिला वाला क्या करेगा वहाँ पर? सीधे कौन करेगा उनको हल? सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हल करता है। सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है। इसकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय में होती है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। हाई कोर्ट भी उसकी सुनवाई करेगा क्या? नहीं। और जिला अदालत भी सुनवाई करती है क्या? नहीं करती। इन सभी मामलों की सुनवाई कौन करता है? इन सभी मामलों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या करता है ना। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाता ही है और साथ साथ राज्य सरकार की शक्ति क्या क्या है ना, पूरा बताता है। हाँ, मध्य प्रदेश राज्य की इतनी शक्ति है, आप ये काम नहीं कर सकते हो, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य के ये क्षेत्र है, आप ये काम नहीं कर सकते हो। पहले से पूरे राज्य के अधिकार क्या है आपको बटे हुए है। क्लियर है ना। दिखा आपको बुक में सब, है ना। जिनके पास नहीं बुक बाजू वाले में देख लो, है ना। तुम पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम अपनी किताब में देखो, है ना। दूसरा होता है तुम्हारा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। दूसरा क्या होता है? रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तुमने देखे थे कि दो इंसान थे, एक कौन सी जात का था? एक ठाकुर जात का था और एक कौन सी जात का था? एक दलित जात का था, है ना। दोनों लोग चाय पीने के लिए गए तो चाय वाले दुकानदार ने क्या करा? जो ठाकुर जात का था उसको चीनी के कप में चाय दी, है ना। और जो नीची जात का था, दलित जात का था, उसको काय में चाय दिया? उसने कुल्हड़ में चाय दिया था। याद है? भूल गए? याद है ना। दिया था उसने इस प्रकार से चाय। उसने तो अधिकार उल्लंघन हुआ कि नहीं? समता का अधिकार। समता का मतलब समानता, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी जात का हो, कोई भी हो, सब कैसे है? देश का संविधान ये बोलता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, हर व्यक्ति क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति क्या है? बराबर है। और किसी भी प्रकार की कोई भी इंसान ना ऊंच नीच करेगा ना भेदभाव करेगा। पहले चलती थी बहुत ज़्यादा भेदभाव कि शूद्र लोग को चप्पल नहीं पहनने दे रहा है। बताया था मैंने एक किस्सा। एक बार कोई शूद्र था, वो निचली जात का था, उसने एक बार चप्पल पहन लिया था। एक वो भी होता था भैया, एक बार की बता रहा हूँ तुमको मैं। पहले क्या होता था कि बारात निकलती थी। क्या निकलती थी? बारात निकलती थी। तो जो दलित लोग होते थे, दलित वर्ग में मतलब ST SC जो समूह हुआ करता था, उनको घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था। कोई दूल्हा बना मान चलो तो वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, है ना। और ये नियम किसने बनाए थे? जो ऊंची जात वाले बोलते थे अपने आप को, है ना। स्वर्ण लोग हो गए और जो OBC वाले हो गए, है ना। इन लोगों ने नियम क्या बनाए थे
ये बनाए थे कि भैया हाँ हम ठाकुर है, हमारे सामने घोड़ी चढ़ने की इसकी इतनी औकात, है ना। तो एक बार क्या होता कि एक इंसान ने बोला कि मेरे पैसे है ना, पढ़ा लिखा था वो, है ना, जॉब करता था वो, अपने पैरों पर खड़ा था, उसकी शादी हुई तो उन्होंने घोड़ी पर चढ़ा वो, तो उसको भी जला डाले, उसके परिवार को जला डाले, उनकी पूरी बस्ती को जला डाले, जिंदा जला दी वो भी। क्यों जला दिए? क्योंकि वो घोड़ी पर चढ़ गया था, है ना। तो इस प्रकार की क्या है, असमानता है, व्याप्त है समाज में। क्या इस प्रकार असमानता व्याप्त है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। एक होता है स्वतंत्रता का अधिकार। आप इंसान ने जन्म ले लिया, अब माता पिता भी नहीं बोल सकते कि इस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो चुका है। समझ रहे हो ना? क्या हो चुका है? वो स्वतंत्र हो चुका है। मैं स्वतंत्र हूँ, तुम सब इंसान स्वतंत्र है, जिसको जो करना चाहे वो कर सकता है अपनी, है ना। समझ रहे हो ना? ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और कोई भी इंसान अगर तुम्हारे स्वतंत्रता का अधिकार को उल्लंघन करता है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। एक अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को ज़बरदस्ती गुलाम बना लिए। अब तुम कहीं नौकरी करने के लिए चल गए और कंपनी वाले ज़बरदस्ती कर रहा है कि भाई तो को काम करना ही पड़ेगा, 8 घंटे काम करना ही पड़ेगा। तुम नौकरी छोड़ना चाह रहे हो, तुम्हारी इच्छा कि तुमको नौकरी नहीं करना, है ना, तुम्हारी इच्छा कि तुमको नहीं जाना स्कूल, है ना कि नहीं? समझ रहे हो ना? लेकिन ज़बरदस्ती, है ना, तो तुम्हारा क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है ना। तो तुम इसके विरुद्ध जा कर के हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि मेरे साथ शोषण किया जा रहा है ना। समझ रहे हो ना? ये सब अधिकार है, तुम स्वतंत्र हो, कोई इंसान तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार होता है। और कोई व्यक्ति अगर तुम्हारे इन अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध, अगर कोई भी इंसान, चाहे कोई संस्था हो, कोई बड़े से बड़ा दिग्गज नेता भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो तुम कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हो और अपने इंसाफ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हो। और जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो आपके अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में भी दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है, वे चाहे तो उच्च न्यायालय या डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका कुछ करने के या न करने का आदेश दे सकता है। मान चलो किसी ने मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, है ना, अब मान के 6 महीने तक मुझे कहीं पर बंदी बना के रख लिए, मेरी स्वतंत्रता का हनन कर लिए एग्जाम्पल के लिए, तो फिर जा करके अपन क्या कर सकते हैं? उस कंपनी के खिलाफ, उसके खिलाफ अपन मुकदमा दायर कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय सीधे कार्यपालिका पुलिस प्रशासन को आदेश देगा कि जाके देखो क्या हुआ इसके साथ गलत, है ना। ऐसा रहता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला होता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार। अगला क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति होती है अपीली क्षेत्राधिकार। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अली पावर क्या करती है ना, जो अपीली क्षेत्राधिकार की जो शक्ति होती है, अपीली क्षेत्राधिकार की शक्ति वो क्या करती है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी अपील करना है अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, कुछ भी क्या करना है, अगर अपील करना है, क्या करना है? अपील करना है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के अपील कर सकता है। कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अब मान के चलो कि 2 लोग की लड़ाई हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, किस किस की हो गई? जो दोनों की हो गई, पीछे दोनों बैठी है ना, नेहा की और आफरीन की, है ना, हाँ नसरीन, है ना, और बाजू में कौन? मिताली। तीनों की हो गई लड़ाई, हो गई। अब क्या हुआ कि मिताली और नेहा की पार्टी में, है ना, और नसरीन अलग पार्टी में, है ना। अब दोनों के बीच ज़मीन का विवाद हो गया है। कितनी एकड़ ज़मीन है? उदाहरण के लिए 500 एकड़ ज़मीन है। कितनी एकड़ ज़मीन है? 500 एकड़ ज़मीन है। अब इतनी भयंकर की ज़मीन है भी, इतना सारा धन है। अब दोनों जिला अदालत में गए, वहाँ पर सुनवाई हो गई, कौन जीत गए? ये दोनों जीत गई, नेहा और मिताली जीत गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भैया अब नसरीन हार मान के बैठ जाएगी। वो चाहे तो फिर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जा सकती है। नसरीन कहाँ चल जाएगी? हाई कोर्ट में चल जाएगी। और मान के चलो हाई कोर्ट में मुकदमा हुआ, है ना, और इनका वकील थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, फिर नसरीन हार गई, फिर नसरीन कहाँ जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जीत के दिखाएगी, है ना। आ रहा है समझ में? मतलब हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, हाई कोर्ट के मुकदमे के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, है ना। जीत गई, है ना। चलो ऐसा होता है ना। कांग्रेस बहुत बहुत बधाई हो, है ना। देखो, है ना। अब
उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है। किसको? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुकदमा चल जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। वहाँ का जो इतना बड़ा जज है, जो 3 लाख रुपए महीने की पेमेंट खा रहा, जो 3 लाख रुपए महीने की पेमेंट ले रहा है ना, उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि कोई भी मुकदमा लड़ ले। हाई कोर्ट को अपील देना पड़ेगा कि ये मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई करने लायक है। न तुम ये लेके जा रहे हो कि मेरा किसी ने पेन चोर लिया सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसकी सुनवाई कर सको, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला होना चाहिए। कैसा मामला होना चाहिए? गंभीर मामला होना चाहिए, तब तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। क्लियर? अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति ने कोई बहुत गंभीर अपराध करा, है ना, कहीं डकैती करा है, फिर AK-47 लेकर के आकर के 10-15 लोग का मर्डर कर दिया या किसी को जिंदा जला दी, कोई बहुत बड़ा भयंकर कोई किसी ने कुछ जुर्म कर लिया, है ना, कोई क्या कर लिया, बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, और हाई कोर्ट ने उसको क्या सुना दी? फांसी की सज़ा सुना दी। या किसी ने लेकर के आया बम और कहीं बाजार लगा था, बम को खोल लिया के फेंक दिया और उसमें 100-200 लोग मर गए, है नहीं कि नहीं, ऐसा कुछ हो गया तो वो व्यक्ति को फांसी मिलना चाहिए था। हाई कोर्ट ने उसको क्या सुना दिया? फांसी की सज़ा सुना दिया। अब वो व्यक्ति चाहे तो मौत की सज़ा बहुत बड़ी गंभीर सज़ा है, वो चाहे तो अपने बचाव में तर्क दे सकता है कि भैया मैं नहीं था, मेरे बाजू वाले ने फेंका था, है नहीं कि नहीं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो वो कहाँ जा सकता है? देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि मुकदमे में की गई अपील के विचार को स्वीकार कर ले। अब मान चलो कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इतना गंभीर मुद्दा नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो हाई कोर्ट को को एक तरफ फेंक देगा वो, और क्या बोलेगा सीधे? हाँ, मैं करूँगा इसका न्याय, है ना। क्योंकि मेन न्यायालय कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से इन लोग को कटघरे में खड़ा करवाने दम रखता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे को दोबारा जांच करेगा, है ना, फिर से जांच करेगा, वो शुरू से जांच करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर फांसी दे दिया तो फांसी फिर कौन माफ़ कर सकता है? राष्ट्रपति। वेरी गुड, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, है ना। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है। हाई कोर्ट का निर्णय वो चेंज कर सकता है ना, और जिला अदालत का निर्णय वो चेंज कर सकता है। आ रहा आपको समझ में? ऐसा होता है। तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील क्षेत्राधिकार है। मान चलो जिला अधिकार तुमका छिंदवाड़ा जिला, वहाँ पर तुमने क्या करे, वहाँ पर तुम केस हार गए, तो फिर तुम वो केस को कहाँ लगा सकते हो? हाई कोर्ट में लगा सकते हो। और हाई कोर्ट अगर चाहे तो जिला अदालत के सुनवाई को रद्द कर देगा कि जिला अदालत ने गलत निर्णय दिया था, और खुद का निर्णय वो सुना देगा। और तुमको हाई कोर्ट का निर्णय गलत लगा तो तुम उसके ऊपर कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब सर्वोच्च न्यायालय का अगला अधिकार क्या होता है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह देने का काम करता है। तुम्हारे फ्रेंड लोग होते हैं ना, तुमको सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ये नहीं। और इंसान किसकी बात सुनता है? मम्मी पापा की नहीं सुनता है, गुरु की भी नहीं सुनता है, लेकिन फ्रेंड की बात ज़रूर सुनता है। इसलिए गुरु को सीधे, इसलिए मैंने आजकल स्टूडेंट लोग को फ्रेंड बना के पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, है ना। आज सुबह दो लड़के लोग बैठे थे, बात कर रहे थे बहुत देर से। मैंने बोला खड़े हो जाओ, चल जाओ बाहर। एक उठ के चले गए, एक ही नहीं गए, मैंने कि नहीं। ऐसा रहता भैया। नहीं, तुम्हारा बेच, ऐसा तुम्हारे बेच को अच्छे से पढ़ाता हूँ, अच्छे, किसी को डांटा नहीं अभी तक मैंने तुम्हारे बेच में, है ना। अच्छा बेच है तुम्हारा, वैसे पढ़ने लिखने वाला बेच है ना। देखो अगला क्या है तुम्हारा? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। कौन सा? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त है और अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। चलो मौलिक अधिकार क्या होता है, कौन बताएगा? तुम बताओ, मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? मौलिक क्षेत्राधिकार अपनी मतलब व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं पर भी रहने, सर्वोच्च न्यायालय को रहने की है। नहीं,
क्या होता है मौलिक क्षेत्राधिकार? अब भी पढ़ा है मैंने जस्ट ऊपर। क्या होता है मौलिक क्षेत्राधिकार? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताओ तुम। जहाँ पर कुछ गलतियों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जाती हाँ, छोटी मोटी अदालत करती है क्या? है। नहीं। नहीं। जैसे कितना बड़ा मुद्दा आया था अभी राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, डायरेक्ट किसने सुलझाया उसको? क्या जिला न्यायालय ने सुलझाया क्या? किसने सुलझाया? सर्वोच्च न्यायालय ने। हाँ, तो कभी समझाया, ध्यान कहाँ तुम लोग करे, कैसा कर रहे हो? और अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है? अपीली क्षेत्राधिकार तुम बताओ, क्या होता है अपीली क्षेत्राधिकार? जिसमें अपनी सुनवाई की जा सकती अपनी सुनवाई? है। मतलब क्या बोल रहे हो? सर्वोच्च न्यायालय में अपन कुछ भी, कहीं भी पगला है, कुछ भी। तुम बताओ क्या होता है अपीली क्षेत्राधिकार? कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के विरुद्ध जाकर हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। क्या होता है अपीली क्षेत्राधिकार? कोई भी व्यक्ति को अगर सही से न्याय नहीं मिल रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार होता है कि वो निचली अदालत, हाई कोर्ट और छोटी मोटी जिला अदालत, इनके फैसलों के विरुद्ध, है ना, अपने फैसले सुना सकता है। तो सबसे बड़ा अदालत कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्लियर है ना? और रिट क्या होता है? बता रहे नेहा, क्या होता है रिट? हाँ, मौलिक अधिकारों के लिए कस्तूरी जी तुम बताइए क्या होता है रिट? मौलिक अधिकार को पाने के लिए कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नसरीन मैडम बताओ जल्दी। मिताली जी बताइए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में इंसाफ पाने के लिए जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना? मिताली जी के लिए तालियां, है ना? ठीक है ना? सिर्फ ऐसे ही लगता है कि वो बस समझ रही है, बाकी लोग को ध्यान कहाँ रहते रहे, क्या चल रहा हो माइंड में, क्या सोच रहे हो, यहाँ समझ लो, है ना? देखो, अगला होता है आपका सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला क्या होता है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इस परामर्श मतलब सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है। सर्वोच्च न्यायालय में अभी वर्तमान में कितने जज है? 30 न्यायाधीश होते हैं और एक मेन न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय में। बताया था मैंने आप लोग को। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अब भारत का अगर राष्ट्रपति किसी मामले में कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में सलाह के लिए भेज सकता है कि आप बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? कोई भी आम आदमी पास नहीं भेजेगा कि आप सलाह दो करके, है ना? ऐसा नहीं। किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है कि आप परामर्श दीजिए कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाह के लिए किसी ने भेजा तो सलाह देनी पड़ेगा, उसकी इच्छा, देना देगा सलाह, नहीं देना को नहीं देगा, बाध्य नहीं है। और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। अब ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दे दी कि आला काम करो तो राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाएगी, मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो खाली सलाह मांग रहा है। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। देखो, फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? हाँ, इसकी दो मुख्य उपयोगिता है। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले अदालत की कानूनी राय जान ले। अब मान के चलो कि सरकार जो है, सरकार किसी मुकदमे पर कार्रवाई कर रही है, क्या कर रही है? किसी मुकदमे पे कार्रवाई, और उन्होंने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले ली और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की सहमति दर्शा दिया कि कर लो कर कार्रवाई। छूट मिल गई ना कि कल को न्यायालय अपने विरुद्ध कुछ काम नहीं करेगा। कोई निर्णय किसने दिया है? न्यायालय ने दिया है ना? अब तुमने मेरे से पूछ लिए कि यार, तुमने पूछ लिया कि अमन भैया बताओ कि हम ये करें कि नहीं करें। अब मैंने बोल दिया हाँ कर लो यार काम करके, तो कल को मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूँगा क्या कि तुमने ये काम क्यों करे करके? तुम बोल दो तुमसे पूछ के तो करे हमने काम, है ना? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कल को ये नहीं बोल सकता कि तुमने सरकार ने अला काम क्यों कर दी। सरकार बोलती कि आपसे पूछ के तो करे थे, हमने परामर्श लिए थे कि नहीं, ऐसा हो जाता है।
इससे बाद में कानूनी विवाद से बच सकते हैं। कानूनी विवाद बच जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले लिए एक बार सरकार ने, तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ करेगी तो अपने नहीं करेगी वो ना। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक संशोधन कर सकती है। अब कोई विधेयक पर संशोधन करना है, कोई नियम कानून गलत बन गया है उस पर संशोधन करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगकर वो क्या कर सकती है, विधेयक पर संशोधन कर सकती है। क्लियर। अब देखो अनुच्छेद 138 क्या बोलता है। अनुच्छेद 138 ये बोलता है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो कौन सा न्यायालय है, उसने अगर एक बार कोई निर्णय सुना दिया या कोई आदेश दे दिया तो उसका फिर से अवलोकन कर सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज ने एक बार बोल दिया कि ये डिसीजन फाइनल है, फाइनल तो हो गया वो, लेकिन फिर से अगर उसको लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो फिर से उसमें पुनर्अवलोकन वो कर सकता है और फिर से डिसीजन दे सकता है। क्लियर है ना। अगली शक्ति अनुच्छेद 144 क्या बोलता है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। भारत के राज्य, जितने भी राज्य में काम करने वाले अधिकारी होते, कलेक्टर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, जो कोई भी हो, है ना, और सभी सिविल अधिकारी और न्यायिक जितने भी अधिकारी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज हो, फिर जिला का जज हो, जितने भी अधिकारी है ना, सभी किसकी सहायता के लिए, सहायता से कार्य करेंगे, उच्चतम न्यायालय। मतलब इन सब का हेड कौन होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय के पास इतनी पावर होगी कि वो किसी भी अधिकारी को ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी को भी निलंबित कर सकता है ना। पूरी अधिकार किसके पास होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई न्यायालय के पास क्या होगी, पूरा पावर होता है। बाजू में देखो जो कौन है, बाजू में कौन बैठा है, अच्छा अरे ये तो वो है, क्लास लगी है, एक बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, खिड़की से बाहर झाँक के देख रहा है और उंगली दिखा रहा है ना। अब देखो नीचे, क्या यह बात अपने आप में मज़ेदार नहीं लगती कि सलाह देने वाले की मर्जी और आप उसको मानना या ना मानना सलाह सुनने वाले की मर्जी पर है। सोचकर चल रहा अदालत फैसला कैसे। हो भैया सही बोल रहे हो तुम, छोटी मोटी बात है जी। अब जो पर्दे के बाहर कौन झाँक रही है, इसको देखो जी, पर्दे से बाहर देखो, झाँक झाँक के देख रही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले को बदलने की इजाज़त क्यों दी गई है। क्या ऐसा मानकर किया गया है कि अदालत से भी चूक हो सकती है। क्या संभव है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जो खंडपीठ बैठी उसमें वे न्यायाधीश शामिल है जो खंडपीठ था। सही बात है, क्यों नहीं हो सकती ये गलती, भगवान से भी गलती होती है तो न्यायालय है नहीं कि नहीं। अब देखो न्यायिक सक्रियता, अगला क्या है आपका, न्यायिक सक्रियता है।